हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग एग्जाम के लिए इससे सवाल जरूर पूछा जाता है, तो एक बार जरूर देख लीजिए इसको। पहले देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और नहीं देखें तो जरूर एक एक सवाल को देख लीजिए, एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा मिस मत करना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवालों को। तो दोस्तों सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। पैसेज तो हिंदी का ही आप लोग पढ़ लेना, ऐसे पढ़ के समझ जाओगे। मैं आप लोगों का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पैसेज दिया है, प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों का अधिकार है जिनकी आवाज शासन द्वारा सुनी जाए। तो ये सब लिखा हुआ है। चलो मैं सवालों को बताता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि किस व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज शासन द्वारा सुनी जाए। तो एकमात्र दोस्तों प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही, मतलब प्रजातांत्रिक मतलब ही लोकतांत्रिक, ठीक है। लोक मतलब प्रजा, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। अगला प्रश्न है संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम क्या है। संघीय शासन व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाए क्षेत्रीय दलों का उदय, ठीक है। संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम क्या है, क्षेत्रीय दलों का उदय। यहाँ पर पढ़िएगा तो सारा चीज मिल जाएगा। अगला प्रश्न है संघीय शासन में नीतियां व कार्यक्रम किसके हितों के परिप्रेक्ष्य में तैयार होते हैं। तो तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय हितों के। अगला प्रश्न है कि उपक्षेपित का अर्थ है, उपक्षेपित का सॉरी उपेक्षित का अर्थ है। तो चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, उपेक्षित मतलब तिरस्कृत, ठीक है। उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार करना, इस प्रकार से। अगला दोस्तों आप लोगों को फिर से एक यहाँ पर पद्यांश दिया है कविता टाइप का कि युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। देखो क्या है, रघुकुल की वह अभागिन रानी कौन थी। दोस्तों यहाँ अभागिन रानी के बारे में आप लोग रामायण देखे होंगे। तो यहाँ पर रघुकुल जो श्री राम के वंशज है, मतलब रघुकुल उसी के राजकुल को कहा जाता है। तो रघुकुल की वह अभागिन रानी किसको कहा गया है, कौन थी। तो पांच का सही उत्तर होगा कैकेयी, सॉरी पांच का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल चार, कैकेयी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस जननी ने भरत सा भाई जना, किस जननी ने भरत सा भाई जना। तो छह का दोस्तों एक नंबर हो जाएगा कैकेयी। अगला सवाल है प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में दोस्तों सात का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार होगा, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है, आत्मा भी है, अंतकरण भी है, रूह भी है। तो आठ का सही उत्तर होगा उनमें से सभी ऑप्शन नंबर चार। चलिए अगला प्रश्न। अब दोस्तों आप लोग अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं। चलिए अब 9 नंबर सवाल से है, देखते हैं। अब आप लोगों को इस सब पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि पैसे तो आप खुद से भी देख के बना लोगे, लेकिन इस सब आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, याद रखना होगा। 9 नंबर सवाल देखिए क्या, देखिए अभी जो बताने वाले इसमें से हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। 9 नंबर देखिए जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन चार बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर दो, यानी कि जिज्ञासा, ठीक है। बोला कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। सूचनाओं को कोई जगह पे इकट्ठा करके उसको संपादक तक पहुंचाते हैं, इसकी जिम्मेदारी दोस्तों किसकी होती है। तो ये जिम्मेदारी होती है पत्रकार की। पत्रकार क्या करता जाता है, सूचना एकत्र करता है और संपादक को पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी। विचारों के आदान प्रदान की इनमें सबसे बड़ी प्राचीन शैली पत्राचार, टेलीफोन, इंटरनेट की फैक्स। सबसे प्राचीन कौन है, पत्राचार ही है ना। तो 12 का एक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो सब नए नए इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स नए नए आ गए हैं, ठीक है। हालांकि पुराने ये भी हो चुके हैं, लेकिन सबसे पुराने कौन है, पत्राचार है। अगला सवाल है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या दोस्तों। तो ये हो जाए अस्थायित्व। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है अस्थायित्व। तेरह का एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशन वर्ष है। तो बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये बताना आपको। तो याद रखिएगा 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि 1780 ईस्वी में दोस्तों बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है हम लोग का 14 का दो हो गया कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। पाक्षिक, तो पाक्षिक मतलब क्या होता है, पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन। तो पाक्षिक पत्रिका दोस्तों जो होता है ना, हर 15 दिन तक 15 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो 15 का चार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली। 16 का जो एक है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो वो खुला था दोस्तों मद्रास। 17 का जो सही उत्तर, सॉरी मद्रास बोल रहा है, गोवा में खुला था, ठीक है। 17 का सही उत्तर दोस्तों होगा गोवा। 17 का चार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार किस सन के अंदर आता है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस
चरण में अंतर्गत आता है? तो फोन, लाइव, फ्लैश न्यूज, एंकर, विजुअल। तो इसमें दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा न्यूज़ दिखाता है, तो 18 का तो ऑप्शन नंबर 3 देखते होंगे फ्लैश न्यूज। आज झारखंड भारी बंद 60-40 नहीं चलतो, ठीक है, इस प्रकार से दिखाता है, मतलब शॉर्ट न्यूज़ उस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का है 19 नंबर की। यहाँ पर फिर से एक पद्यांश दिया है आप लोग किताब से, बालम वाला है, आप लोग पढ़ लेना। मैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 19 नंबर बोला प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता दोस्तों है कौन? जी हाँ, इसका रचयिता है कबीरदास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अरे भाई, अगला सवाल देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बालम जो है ना वो परमात्मा का प्रतीक है। इसका प्रतीक है परमात्मा। अगला प्रश्न, उपरोक्त पंक्तियों में केंद्र में कौन सा भाव है? उपरोक्त पंक्तियों में केंद्र में कौन सा भाव है दोस्तों? तो प्रेम का भाव है, प्रेम। अगला है 22, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्त्री रूप में, ठीक है, कवि ने खुद को स्त्री रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काव्य परंपरा के कवि है दोस्तों? तो सूरदास 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण काव्य परंपरा। सूरदास जो है ना हमेशा कृष्ण काव्य परंपरा का ही कवि रहे हैं। और इसकी भाषा कैसी है? तो मतलब काव्य लिखने की भाषा तो ब्रज भाषा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कौन प्रिय है? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कौन प्रिय है दोस्तों? तो 24 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, श्री कृष्ण को मुरली सबसे ज्यादा प्रिय। आप लोग देखे होंगे हर एक फोटो में मुरली है, ठीक है, मुरली का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूरदास की रचना नहीं है? कौन सा दोस्तों सूरदास की रचना नहीं है? 25 में सवाल देखिए, तो 25 का हो जाएगा 4 सुजान चरित्र। 25 का 4 सुजान चरित्र जो दोस्तों सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, बौरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 26 का सही उत्तर होगा होली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, होली त्योहार का। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, पद्माकर किस भाषा के कवि है? तो पद्माकर दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है। अगला दोस्तों फिर से एक थोड़ा सा यहाँ पर दिया है गद्यांश, पढ़ लेना। मैं सवालों को देखता हूँ। पहला सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो 28 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये सारा लिया दोपहर के भोजन से, ठीक है। वैसे दोपहर हो चुका है, आप लोग जाके भोजन कर लो। चलो दोनों में देखो, विभाग की कलरकी से किसकी छटनी हुई? तो 29 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ओके, 28 का हो गया 2। चलो 2 बड़े ऑप्शन 29 30 हो गया। 30 देखो, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह किसकी साड़ी की बात कही गई थी? आंगन की अलगनी पर कोई एक पैबंद लगी, गंदी साड़ी टंगी थी, यह किसकी साड़ी की बात की गई है? तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिद्धेश्वरी की साड़ी टंगी है। चलिए अगला सवाल देखिए, ठीक है। 31 नंबर देखिए क्या बोला है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? ये जो ऊपर में पंक्तियां लिखी गई है, एक मिनट, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो इसका एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन, तो प्रस्तुत पंक्तियां हो गया, आंगन हो गया, हाँ 31 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। इसका जो कवि है दोस्तों उसका नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। आप लोग सारा ट्रिक बता देंगे कुछ देर में, देख लेना उसको। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो प्रेमचंद का मूल नाम जो था वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का 33 नंबर, हामिद किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ईदगाह के वो पात्र रहे हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 34 नंबर, टॉर्च बेचने वाले बैंक रचना में टॉर्च किस कंपनी का है? चलो भाई टॉर्च का कंपनी की पूछ दिया है, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो आप लोग टॉर्च मंगाना है तो मंगा लेना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए सूरज टॉर्च छाप, ठीक है। टॉर्च बेचने वाले रचना में टॉर्च किस कंपनी का है? तो टॉर्च सूरज छाप टॉर्च। चलिए अगला सवाल देखिए, छोटा सा फैक्ट्री है, जाकर टॉर्च ठीक कर देता होगा। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न हम लोग का है, गूंगे कहानी में किसका प्रति समाज में व्याप्त स्वाधीनता को रेखांकित किया गया है? तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिव्यांग। 37 नंबर, अंडे की छिलके एकांकी के लेखक कौन है? अंडे की छिलके एकांकी के लेखक दोस्तों है हम लोग का 37 में देख लो, इसका हो जाएगा 2 मोहन राकेश। अंडे की छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो अंडे की छिलका दोस्तों पारिवारिक एकांकी है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला 39 में देखिए कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1
परंपरावादी स्त्री का। और अंतिम सवाल है, चीवीना कौन सी पुस्तक पढ़ती है दोस्तों? ठीक है, 40 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का टोटल 40 सवाल। फटाफट देख लीजिए, सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, प्रीवियस ईयर आप लोग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।